अपने आप समझना, ठीक है। Yes. उसके बाद फिर हम लॉन्ग मेथड पे आ जाएंगे। और कोई? मीन में कोई दिक्कत नहीं आई? सॉल्व किया था, देखा था करके? Yes, ma'am. अच्छा, हो जा रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ सवाल हम और देख करके भेजेंगे जिसको तुम लोग सॉल्व करना, तो फिर उसके आंसर्स हम बताएंगे, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएगा तुम लोग के। एक कॉपी बना लो जिसमें सवाल लगातार अनसॉल्व के भी सॉल्व करते जाओ, और जो और भी कहीं किसी किताब से मिले उसको भी सॉल्व करते जाओ। और सॉल्व करते समय एक काम करना कि केवल सवाल लिखना पहले, ठीक है। क्योंकि अगर देख देख के करोगे ना तो उसमें क्या होता है कि देख के करने में हमें ये नहीं अंदाजा पड़ता कि हमें कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, और जब हम बिना देखे करते हैं ना तभी हम ये समझ पाते हैं कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है। फिर उसको हम देख करके फिर उसमें सुधार करते हैं, या देख के नहीं आता है तो फिर पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ लो चाहे मुझसे पूछ लो, किसी से भी, ठीक है। तो जिस समय सवाल लगाना उस समय पहले केवल सवाल उतारना, स्टेप्स देख लेना कि कौन कौन से स्टेप्स से ये सॉल्व हो रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करना। क्लियर है? किसी ने किया कि नहीं किया अभी तक? कोई दूसरा सवाल सॉल्व किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो समझ में आ रहा है? चीजें कोई बहुत कठिन तो नहीं लग रही हैं? No, ma'am. Ma'am, no, पिछले साल हाँ, क्या हुआ पिछले साल? मैम पिछले साल के क्वेश्चंस देखे हैं मैंने। अच्छा, देखे थे? तो किस तरीके के थे? हो गए थे? यस मैम, हो गए थे। ओके। तो बस वही चीज है कि केवल देखने में ये ज्यादा डरावना लगता है, जब तक उसको सॉल्व नहीं करो तब तक लगता है पता नहीं क्या चीज है, मगर एक बार करना शुरू करोगे ना तो फिर वो धीरे धीरे करके आसान होता जाता है। बस फॉर्मूला को ध्यान रखना है और साथ ही साथ ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं, ठीक। कि टेबल कैसे बनेगी, एक बार जहाँ टेबल बनती है फिर उसके बाद वो उतना कठिन नहीं रह जाता है। थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग ये चीजें अप्लाई करने की हैं, लेकिन जब आप करने लगेंगे ना प्रैक्टिस में आ जाता है तो इट बिकम्स इजी। तो करने वालों की संख्या अभी तक 2 ही 3 जवाब आए कि हाँ हमने किया, और बाकी लोग आई डोंट थिंक कि मैम उन्होंने किए थे उठाया और हम भी। किया। कौन? मैम महिमा। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम भी की हो तो कहीं उसमें कोई समस्या तो नहीं आई ना? आसान लग रहा है? यस मैम। हम्म, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं भी किया है वो भी करेंगे तो करने पर ही आसान लगेगा, और बिना किए जानते हो क्या होगा? बिना किए होता क्या है कि जैसे जिस चीज को हम लोग नहीं जानते हैं वो बहुत कठिन लगता है, वही हालत इसकी रहती है, लगेगा ये भगवान क्या है। हम्म तो ये सभी के लिए डायरेक्शन भी है मेरा और सजेशन भी है कि तुम सभी लोग अब लग करके और सवालों को हल करो, और उसमें जहां दिक्कत आएगी तो दिक्कत के लिए हम अभी भी पूछ रहे हैं कि अगर कहीं कोई तुम लोग को समस्या आई हो तो बताओ, उसका हम समाधान कर दे, और अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। चलो हम एक क्लास का और टाइम देते हैं, नेक्स्ट क्लास मेरी फ्राइडे को रहेगी, तब तक के लिए भी तुम लोग देख लो, जो प्रॉब्लम आती है उसको नोट कर लेना। जिन्होंने अभी तक नहीं सॉल्व किया है वो लोग सॉल्व करें। आज मंगलवार है, बुध बृहस्पति 2 दिन आपको मिलेगा, फिर शुक्रवार को क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती हो, कहीं भी आती हो, आपको जोड़ में आती हो, घटाना में, गुणा में, भाग में, जहां पर भी समस्या आती हो तुम लोग पूछ लेना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम कैलकुलेट करके तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेज दें, या जो भी चीजें हैं उनको हम क्लेरिफाई कर दें, ठीक है। मैम हेलो मैम। हाँ बताइए। ये जो आंसर आते हैं वो कितने अंकों तक लिखे जाते हैं? बस बेटा दशमलव के 3 अंक तक निकालना है और 2 अंक तक लिखना है, ठीक है। जैसे क्योंकि कि दूसरा, हाँ, हम लोग के बाद नहीं लिखा जाता। जरूरत ही नहीं है, और दूसरी चीज तुम्हारे पास एग्जाम में समय ही नहीं बचेगा इतना, उतना ही करने में काफी टाइम लग जाता है। ओके मैम।
ठीक है। और वैसे भी स्टैंडर्ड रूप में भी आंसर्स जो हैं वो दशमलव के 2 अंकों तक ही लिखे जाते हैं, और ये 2 अंक डिसाइड होते हैं तीसरे वाले से। तीसरा वाला अगर 5 या 5 से अधिक है तो दूसरे वाले में 1 जोड़ दिया जाता है, और तीसरा वाला अगर 5 से कम है तो दूसरे वाले में कोई अंतर नहीं आता है। तो 3 अंक तक भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो आंसर रहता है उसको दशमलव के 2 अंकों तक लिखते हैं। जैसे दशमलव नहीं लग रहा है भाग में तो मैम वही उतारना पड़ेगा। दशमलव ना लगे ऐसा होगा नहीं। ओके मैम। ठीक है। और उसके बिना तुम्हारा आंसर फिर अगर पूरा पूरा कट रहा है तो भी वो 2 या 3 अंकों में आकर के खत्म हो जाएगा, क्योंकि मध्यमान अंकों का निकलेगा कि भाई 100 नंबर बच्चों को टेस्ट दिया गया, तो उसमें अगर किसी का परफॉर्मेंस है तो उसका तुम्हें मध्यमान निकालना होगा, है ना। तो अब 100 अंकों में तुम्हें 100 अंकों से ज्यादा का तो मध्यमान आ ही नहीं सकता, तो उतने तक ही आएगा, 100 के अंदर अंदर आएगा, 2 अंकों तक आएगा। ठीक, करके मैम। देखना तो फिर समझ में आएगा। अगर 50 अंकों का होगा तो फिर वो 1 से लेके 50 के बीच में कहीं होगा, और अगर 100 अंकों का होगा, क्योंकि पेपर तो कभी तुम लोग 200-500 नंबर का देते नहीं हो, है ना। सामान्यतः वो जो स्कोर होता है वो इतने के बीच में ही आता है, 50 या 100 के बीच में। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़े। कल हमने तुम्हें बताया मध्यांक या माध्यिका। ठीक, तो मध्यांक या माध्यिका में बताते समय, कॉन्सेप्ट बताते समय मैंने तुम्हें ये बताया कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में एक है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि समूह में कुछ ऐसे अंक होते हैं जिनके आसपास समूह के प्राप्तांक जो होते हैं वो केंद्रित होते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल दे रहे थे कि 100 नंबर का पेपर है, मान लो 100 बच्चे उसको दिए, ठीक है। तो अब 100 अंकों के पेपर में अगर ज्यादातर अंक जो हैं वो 50 से लेकर, सॉरी, 30 से लेकर के और तुम्हारे 80 तक के बीच में आ गए बच्चों के नंबर, 100 बच्चों के नंबर 30 से कम मिला और 80 जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिला, तो उन बच्चों के अंकों का प्रसार हमको पता चल गया 30 से लेके 80 तक। और उसमें हमें जो भी अंक हैं वो अधिकांश बच्चों ने पा लिए तुम्हारे 45 से लेकर के और 75 के बीच में ज्यादातर बच्चे आ गए। ठीक है, 45 से 75 नंबर पाने वालों की संख्या ज्यादा रही। तो इस स्थिति में हमें जो अंकों का केंद्रीकरण है वो 45 से लेके 75 तक ज्यादा मिलेगा, और इन्हीं वैल्यूज के बीच में कहीं हमें मध्यमान, माध्यिका और बहुलांक भी प्राप्त होगा। तो मध्यमान हम तुम्हें बता चुके हैं कि जब हम अंकों के योग को अंकों की संख्या से भाग दे देते हैं तो हमको मध्यमान प्राप्त होता है। और इसी क्रम में जो माध्यिका है या फिर मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है कि जब हम जो प्राप्तांक हैं, प्राप्तांकों को घटते या बढ़ते क्रम में, म्यूट करो, किसका अनम्यूट है, जब हम प्राप्तांकों को घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज कर देते हैं तो जो प्राप्तांक बिल्कुल बीचों बीच हमें प्राप्त होता है, जिसके ऊपर आधे अंक और जिसके नीचे आधे अंक, वो कहलाता है माध्यिका। ठीक है, अगर किसी पेरेंट्स के 5 बच्चे हैं तो जो तीसरा होगा वो बीच में आएगा, पहले वाले 2 ऊपर और बाद वाले 2 नीचे। या अगर 3 है तो बीच में एक ऊपर और एक नीचे। एग्जैक्टली यही कंडीशन जो है वो माध्यिका की है कि जब प्राप्तांकों को हम क्रम के आकार में व्यवस्थित कर देते हैं, यहाँ पर व्यवस्था की बात हो रही है, और जो मध्यमान था उसमें व्यवस्थित करने की कहीं भी कोई बात नहीं थी। वो सारे प्राप्तांकों पर निर्भर जरूर करता है, लेकिन वहां पर होता क्या है कि जो प्राप्तांक होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, और माध्यिका निकालने के लिए हमको प्राप्तांकों को क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, और ये क्रम जो है बढ़ता हुआ भी हो सकता है और घटता हुआ भी हो सकता है। तो प्राप्तांकों को क्रम में व्यवस्थित करने पर जो अंक हमें बिल्कुल बीचों बीच प्राप्त होगा, दैट विल बी द
मीडियन और माध्यिका। बाकी थियरी हमने जो तुम्हें नोट्स लिख करके भेजा है उसमें है। बस कॉन्सेप्ट में मेन यही है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में ये दूसरा मान है, और जब हम प्राप्तांकों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो जो अंक बीच में हमें प्राप्त होता है वो माध्यिका कहलाता है। और इसी तरीके से जो तीसरा वाला है मोड, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में जो तीसरा पढ़ना है वो मोड पढ़ना है या बहुलांक पढ़ना है। जो बहुलांक होता है, तो अगर मान लो जो हमने तुम्हें एग्जाम्पल दिया उसमें 65 एक ऐसा अंक है जो 100 में से 18 बच्चों ने प्राप्त कर लिया, 65 नंबर 18 बच्चों को मिला, और 65 के बराबर और कोई अंक नहीं है जो कि 18 और बच्चों को मिला हो, बाकी सबको कम मिले। तो जिस अंक की आवृत्ति बार बार होती है, सबसे ज्यादा बार होती है, दैट इज मोड, वो बहुलांक कहलाता है। ठीक, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में 3 है, मध्यमान, माध्यिका और बहुलांक। मध्यमान औसत भी कहलाता है, समूह के जो अंक हैं उनको योग करके और भाग देने पर प्राप्त हो जाता है। माध्यिका अंकों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पे जो बीचों बीच मिलता है, दैट इज मीडियन। और उसके बाद मोड क्या है, बहुलांक क्या है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है इसका, बहुल अंक, जो अंक सबसे ज्यादा है वो क्या कहलाता है, बहुलांक। ठीक, तो अब माध्यिका में हमने तुम्हें डेफिनेशन बता दी। अब इसके बाद बात आती है कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो भी तुम्हें सवाल मिलते हैं वो कैलकुलेशन वाले ही मिलते हैं, तुमको उसमें कैलकुलेट करके उसकी वैल्यूज रखनी होती हैं। ठीक, तो नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन है किसी का? किसका अनम्यूट हुआ है, म्यूट करो, आवाज आ रही है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना फिर हम आगे बढ़े। नो क्वेश्चंस? हेलो मैम। हाँ बताइए। मैम थोड़ा शुरू में मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मैम, थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्या बताया हमने। जो हमने बताया वो अभी पिछले 2-3 मिनट में ही बताया, उससे पहले तो केवल बातचीत कर रहे थे। ठीक है, माध्यिका की डेफिनेशन बताइए, वो सुना आपने? यस मैम, सुना कि जो और प्राप्तांक माध्यम के जो बीच में से प्राप्तांक होते हैं हाँ, बस उसी बस को यही बताया अभी। माध्यिका। ठीक है, बस यही बताया है। अब थैंक इससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि माध्यिका को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमने वैसे तो कल की क्लास में बताया था, लेकिन कुछ बच्चे की मिस हो गई थी, तो इसलिए हम एक बार और उसको रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक, तो जो हमने तुम्हें नोट्स भेजा उसमें भी तुम्हें यही सेम एग्जांपल्स मिलेंगे, हम उनको केवल एक बार बता देंगे तुम्हें इन ब्रीफ, और उसको तुम खोल कर देखोगे तो वहां से वो क्लियर होगा। ठीक, डेफिनेशन तुमने जान ली। अब इसके बाद जैसे हम लोग मध्यमान में 2 तरीके से करते हैं कैलकुलेशन, एक करते हैं अनग्रुप्ड डेटा से और दूसरा करते हैं ग्रुप्ड डेटा से, अवर्गीकृत आंकड़ों से और वर्गीकृत आंकड़ों से, है ना। तो अवर्गीकृत आंकड़ों से जब हम कैलकुलेशन करते थे तो हमने क्या किया था, हमने वहां पर जितने प्राप्तांक थे सबको जोड़ करके संख्या से भाग दे दिया, हमें मीन मिल गया। और वर्गीकृत प्राप्तांकों की जब बात आई थी तब हमें क्या करना पड़ा था, हमें टेबल मिली जिसमें वर्ग अंतराल था, आवृत्ति थी, और उसके आधार पर हमने मध्य बिंदु निकाल करके f इंटू एक्स करके सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू नीचे ज्ञात की, और फिर उसके बाद फॉर्मूला हमारा था मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, उसमें वैल्यू रख दी और भाग दे करके मीन का मान ज्ञात कर लिया। ये था लघु विधि से, सॉरी दीर्घ विधि से। फिर लघु विधि या कल्पित मध्यमान विधि मैंने तुम्हें बताया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ग को मध्यांक वर्ग मध्यमान वर्ग मान लेते हैं। ठीक है, अज्यूम्ड मीन, कल्पित मध्यमान वर्ग, और उसके आधार पर हम फॉर्मूले में मान रख करके वहां पर मीन की गणना करते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ माध्यिका में भी हम लोग 2 तरीके से माध्यिका की गणना करते हैं। जब आंकड़े वर्ग बना करके नहीं दिए होंगे तब हमारे पास जब हमें कैलकुलेशन करना होगा, वो हमने तुम्हें कल बताया था, अभी हम रिपीट भी कर देते हैं कि हम कैसे करेंगे। और दूसरा एक होगा कि जहां पर वर्ग बने होंगे और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए प्राप्तांक से माध्यिका की गणना कीजिए, तो वो कैसे होगा, वो आज के लेक्चर का मेन टॉपिक था, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम स्क्रीन शेयर करा रहे हैं प्रेजेंटेशंस का, फिर उसके बाद उसी के साथ साथ हम बताते जाएंगे।
ठीक है, जो बच्चे कल क्लास किए थे बताओ कैसे निकाला गया था माध्यिका अवर्गीकृत आंकड़े से। मैम n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये तो था जब हम विषम आंकड़ों की बात करते हैं ना, और जब सम था तब। मैम सम में मैम जो बीच में माध्यमिक रहेगा, जैसे 2 है तो थर्ड फोर्थ मिला के फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे सम वाले में। हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? नो मैम अभी नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रही, फिर हो गई कुछ प्रॉब्लम। किसी को भी नहीं दिखाई दे रही है? नो मैम। ओ मैम। अब देखिए स्क्रीन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो ठीक है। देखिए ये कल हमने आपको बताया था शिफ्ट एफ। ठीक है, मध्यांक का ये हो गया तुम्हारा वो थियरी। अब इसमें हम आते हैं उदाहरण पे। यहाँ देखिए जो फॉर्मूला आप लोगों ने बताया वही है, मध्यांक बराबर n+1/2 वां पद, है ना। तो अगर मान लो पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। नहीं दिखाई दे रहा नो मैम नो मैम। किसी को भी नहीं। मैम ब्लैक दिख रही है स्क्रीन। अच्छा रुक जाओ बेटा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई। अब दिख रही मैम। अब दिख रही है? यस मैम। यस मैम। पक्का सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा रुको फिर देखते हैं तब क्या हो गया था। अब नो मैम फिर ब्लैक हो गई। फिर लग हो गई, चलो तुम लोग छोटे में ही पढ़ो। चलो आंखें फाड़ फाड़ के देखो सब। मैम अगर अपनी स्किन से बड़ा करो तो मैम बड़ा दिखने लगता है। अच्छा तो फिर कर लो बड़ा। मैम जूम करके। हाँ तो तुम लोग करो जूम ना, हमें नहीं समस्या है, हमको तो दिख रहा है। तुम ही हम लोग लोग के भी लिए जूम पूछ कर रहे थे। लेंगे तो बड़ा दिखने लगेगा। हाँ तो फिर बस जूम कर लो और देखो, यहाँ पे देखो अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना। मेरा मार्क ये एरो दिख रहा है ना, ये कर्सर। यस मैम। यस हाँ मैम। तो बस इसी के साथ साथ फॉलो करते चलना, ये तुम्हारे लिए चौक की तरह ही काम करेगा। तो अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना करने में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं
और प्राप्तांकों की इस क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु देख लेते हैं। यह मध्य बिंदु ही मध्यांक होगा। और फॉर्मूला से क्या है, ये तो तुम लोगों ने बता ही दिया, ठीक है, कि जब हमारे पास जो प्राप्तांक है हमने उनको व्यवस्थित कर दिया, जो बीचों बीच आएगा वो हमारे लिए मध्यांक का काम करेगा। और फॉर्मूला के रूप में हम अगर निकालेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। n कितना होगा, ठीक आधा हो जाएगा, है ना। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण देखो, यहाँ पे क्या है, 10, 12, 7, 15 और 20, ये 5 प्राप्तांक हैं। अगर हमें इनका मध्यांक निकालना है तो हम इसका पहले क्रम लगाएंगे। सबसे छोटा 7, फिर 10, 12, 15 और 20, ये 5 प्राप्तांक हो गए। अब इसमें 2 इधर और 2 इधर, सबसे बीच में पड़ रहा है 12, है ना, 12 ही पड़ रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो इसका मध्य बिंदु है 12, और 12 होने पर जो मध्यांक है वो हमारे लिए कितना हो गया, 12। और अगर हम फॉर्मूला से निकालते तो क्या करते, हमें 5 अंक मिले हुए हैं सवाल में, है ना, 5 अंक है। 5 में हमने 1 जोड़ दिया, 5 और 1 जोड़ के कितना हो गया, 6। 6 में 2 से भाग दे दिया तो ये कितने के बराबर हो गया, 3। तो तीसरा जो पद होगा, अब ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये क्या हो गया, मध्यांक के मान के बराबर हो गया। तो मध्यांक का मान यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल? नो मैम, एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया तुम्हें वो बताओ तो हम बताएं। मैम ये जो 12 कैसे आ गया मध्यांक बीच में, ऐसे तो मैम भाग करने पीछे आया था। नहीं, भाग नहीं करने पे 6 आया था, जोड़ करने पे 6 आया था। नीचे के 2 कुछ ऊपर 12 से भाग दोगी तो 3 आ जाएगा। नहीं बेटा, नहीं, रुक जाओ, गलत समझ रहे हो। ये जो मैम n संख्या है, जोड़िए ना। हाँ ये n है, ये है प्राप्तांकों की संख्या, है ना। अब प्राप्तांक यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, मैम 5 प्राप्तांक हैं। यस मैम। ये क्लियर हुआ। 5 यस मैम। प्राप्तांकों में प्राप्तांक यहाँ रख दिया हमने 5, और ये +1 हो गया, है ना। प्राप्तांक है 5 और उसमें 1 जोड़ दिया हमने, तो संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी। यस मैम 6 हो गई। ठीक, अब 6 में हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना मान हमको मिलेगा, 12। नहीं बेटा, भाग देना है, गुणा नहीं करना है। 3 मैम 3। हाँ, ये बटा दिख रहा है ना, बटा। यस मैम। तो इसका मतलब क्या है, 6/2, और 6/2 करते हैं तो कितना मान हमें प्राप्त होता है, 3 3 मिलता है ना, है यस ना। मैम। यहाँ हम गुणा नहीं कर रहे हैं, गुणा करने से 12 आ जाए ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, और 6 को 2 से भाग दिया तो 3 मिला। अब यहाँ देखो, ये जो बीच में ये बाद में लिखा हुआ है, ये वाला पद है ना, मतलब तीसरा वाला पद जो मान मिल रहा है वो पद की संख्या बता रहा है कि तुम्हें कौन से पद पर ये मान मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने जब यहाँ क्रम लगाया तो छोटे से बड़े क्रम में हमने लगाया। हमने तुम्हें बताया ना कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम प्राप्तांकों का क्रम लगाते हैं। यस मैम। तो ये है प्राप्तांक, हमने इसका क्रम लगाया, तो सबसे छोटा 7 है, 7 पहले लिख दिया। उसके बाद क्या है, 10, फिर 12, फिर 15 और उसके बाद 20। ठीक है, तो अब यहाँ जो हमको मान मिल रहा है वो क्या है, तीसरा पद, है ना। मध्यांक का मान कौन सा होगा, तीसरा पद। तो ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। हाँ ठीक है, तो मध्यांक का मान कितना होगा, 12, जो कि 12। इस श्रेणी में तीसरा पद है। यस मैम। हेलो अब मैम। डेफिनेशन से चलते हैं। हाँ बताइए। मैम जैसे ये क्रम जो हम लगाते हैं, ये अभी तो ये बढ़ते क्रम में लगा है, तो हम घटते क्रम में भी लगा सकते हैं मैम। देखो, अगर तुम घटते क्रम में लगाते तब क्या होता, सबसे पहले 20 आता, यस मैम। 15, फिर 12। तो मैम ये तो 12। विषम संख्या है, तो इसमें भी ऑलरेडी बीच में 12 ही आएगा। हाँ, ये विषम है इसलिए 12 ही आएगा।
और जो तुम्हारी परिभाषा कह रही है वो भी तो यही कह रही है ना कि प्राप्तांकों को चाहे तुम बढ़ते हुए क्रम में लगाओ चाहे तुम घटते हुए क्रम में लगाओ। तुम्हें अब ये बात समझ में आ रही होगी कि जो बीच में है वो तो बीच में ही रहेगा, चाहे हम उसको बढ़ते हुए में लगा दे चाहे उसको हम घटते हुए में लगा दें। तो बीच यस वाला जो अंक है वो कहीं नहीं जाएगा, वो बीच में ही मिलेगा। और ये है क्या, ये माध्यिका है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो तुम्हारे प्राप्तांक है बस उनको तुम्हें एक आदमी बीच में रहे और एक तरफ आधे लोग हो जाएं एक तरफ आधे लोग हो जाएं। तब अगर सम संख्याएं होंगी 6 होंगी तब तो 3 3 के 2 समूह बन जाएंगे। लेकिन अगर विषम होंगी तब क्या होगा, 7 होगा। तो 3 एक तरफ और एक बचेगा ना बीच में। यस तो ये वही केस है। अगर विषम संख्याएं रहती है तो हमारे लिए बहुत आसान रहता है, क्रम में लगा करके हम देख लेते हैं कि बीचों बीच कौन सी संख्या आ रही है। ठीक, और उसके बाद जो है दूसरी कंडीशन है जहां पर सम प्राप्तांक होंगे। अब इसमें और कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो, हम अभी भी क्लियर कर देंगे। कोई चीज और कोई चीज तो नहीं क्वेश्चन इसमें समझ में आ रहा ना, इतना क्लियर हो गया, बढ़े आगे। यस मैम। यस यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, शायद तो कुछ पूछ रहा बच्चा। हाँ बताइए। मैम 4 अंक होते तब कैसे होता? हाँ बस अब इसी पे हम लोग आएंगे कि 4 अंक होने पे क्या होगा। जैसे ये सम प्राप्तांक है ना, नीचे दिया हुआ है ना कंडीशन। अब सब लोग अपना अपना म्यूट कर लो तब आवाज आनी बंद होगी। देखो विषम ये सम प्राप्तांक होने पर क्या है, मध्यांक के लिए फॉर्मूला दिया गया कि मध्य के दो प्राप्तांकों का योग बटा 2। जैसे अगर 4 प्राप्तांक होंगे तो जो दूसरा और तीसरा प्राप्तांक होगा उसको हम जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तब हमको मध्यांक प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अब इसमें फॉर्मूला भी है, n बाई दूसरा प्राप्तांक बटा n बाई 2 में एक और जोड़ दे तो वो वाला प्राप्तांक, इन दोनों के जोड़ का बटा 2। ये ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसको हम तुम्हें एग्जाम्पल दिखाकर बता रहे हैं तब तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर आ गए हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। अब यहाँ देखो कितने प्राप्तांक हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, सम संख्या हो गई। अब इसमें हमें जब मध्यांक निकालना है तब भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी श्रेणी बनाएंगे। और श्रेणी अब वही है, आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ते क्रम में बनाएं या फिर घटते क्रम में बनाएं। तो हमने यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिया। हाँ, तो जो प्राप्तांक है उसमें जो सबसे छोटा है वो क्या है, वो है 7। यस मैम। तो 7, फिर उसके बाद 9 9 10 12 15 और 20 यही क्रम बन रहा है ना। यस मैम। यस तो इसी क्रम को हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं, जो भी सवाल मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी का क्रम बना लेंगे। अब इसके बाद देखो 6 प्राप्तांक है तो तीसरा और चौथा जो होगा उसको हमने जोड़ दिया और उसका कर दिया बटा 2। 10 और 12 को जोड़ दिया 22 आया, 22 का 2 से भाग दिया तो हमको मिल गया 11। ठीक है, 11 मिला। कोई डाउट है क्या, पूछ सकते हो, जो चीज ना समझ में आ रही हो पूछो, बता दें। क्या आवाज आ गई क्या? मैंने तुम्हें समझने के लिए समय दिया है, देख लो समझ लो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, और अगर समझ में आ रहा है तो बताओ। हेलो मैम। हाँ मैम समझ में आ रहा है, बीच के जो अंक हैं उनको जोड़ के 2 से भाग दे दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल मतलब यही किया जो गया। 8 संख्या है मैम, तो चौथे और पांचवे संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे। जी हाँ, जितनी भी संख्याएं रहेंगी, देखिए इसको फॉर्मूला के रूप में यहीं पर लिखा गया था, ये जो नीचे हम तुम्हें दिखा रहे थे,
n/2, है ना। 8 है तो 4 हो जाएगा, 10 है तो 5 हो जाएगा, 12 है तो 6 हो जाएगा, है ना। 12 है तो ये छठा और ये सातवां, अगर 14 है तो ये सातवां, ये आठवां, अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा? मैम 20, 10 और 11। 10 और 11, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चलेगा। मैम एन का मतलब क्या है? n होता है नंबर, नंबर यस। कितने प्राप्तांक हैं। तुमको 10 बच्चों का प्राप्तांक दिया गया तो 10 हो जाएगा n, 20 बच्चों का प्राप्तांक दिया गया तो 20 हो जाएगा, 25 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, जितने भी बच्चों का अंक तुमको दिया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? नंबर, ठीक है। ओके मैम। n का मतलब नंबर। तो ये दो चीजें क्लियर हुई तुम लोग को, विषम प्राप्तांक होने पर क्या होगा और सम प्राप्तांक होने पर क्या होगा। विषम होने पर क्रम में लगा के जो बीचों बीच आएगा उसको हम मध्यांक कह देंगे, और सम होने पर क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज करो, चाहे सीधे सीधे संख्या देख लो, जो संख्या है उसका आधा प्लस उसका अगला, 6 है तो तीसरा चौथा, 5 है, सॉरी 5 तो कोई नहीं सकता, ठीक है, 8 है तो चौथा पांचवा। म्यूट करो सब, अपना अपना डिस्टर्ब हो रहा म्यूट कर लो बेटा, मुझे फिर से हटा के करना पड़ता है। चलो ये तीसरा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो 9 है, नंबर n हो गया, समझ में आ रहा है दीपाली? यस मैम आ रहा है। तो n हमको मिल गया 9। अब इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रमबद्ध कर देंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा 32, 49, 50, 60, 65, 72, ये संख्याएं चलती चली गई। तो अब इनमें 9 संख्याएं हैं, मतलब जो बीचों बीच आ रहा है हमारा वो आ रहा है पांचवा, है ना। यस मैम। 4 उससे पहले और 4 उसके बाद में। तो n+1/2 कर दिया हमने, तो ये फॉर्मूले से मिल गया हमको, बराबर पांचवा प्राप्तांक। तो पांचवा प्राप्तांक क्या होगा, मध्यांक कहलाएगा, है ना। तो 9+1/2 इज इक्वल टू 5। हाँ बताइए। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो मैम वीडियो ग्रुप पर डाल दीजिएगा आज की क्लास की। अच्छा चलो ठीक है। तो ये जो है 9+1/2 इज इक्वल टू 5th, है ना। तो पांचवा प्राप्तांक अब इस क्रम में क्या मिल रहा है हमको, 1 2 3 4 और ये क्या है 5, 65, है ना। तो 65 क्या हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगले वाले में देखो, ये तो विषम का एग्जाम्पल था, विषम वाला तो हमें लगता है अब क्लियर हो गया होगा तुम लोग को, है ना। हो गया ना यार, कोई डाउट है अभी भी? हो गया। चलो तो फिर अब अगला वाला, ओके। तो अगला वाला जो है ये सम है ना। यहाँ पर अब नंबर कितने हैं, n बराबर 8 है। तो 8 का मतलब क्या होता है कि जो चौथा और पांचवा प्राप्तांक होगा उसको जोड़ करके हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर हो रही है ये बात? n अगर 8 है तो हमको n/2 करने पे 4 मिलेगा, है ना। जो फॉर्मूला है 8 बटा दूसरा प्राप्तांक और 8/2 + 1 वाला प्राप्तांक, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं। यस मैम। और उसके बाद जो है 4 का आगे का 5। तो चौथा प्राप्तांक यहाँ पर क्या है, 1 2 3 और ये 4, चौथा प्राप्तांक है 70। 70 को यहाँ रख दिया, और फिर उसके बाद है ये 78 पांचवा। तो 70 + 78/2, ये दोनों को जोड़ के भाग देने पे कितना आ गया, 74। ठीक। तो ये है एग्जाम्पल्स कि सम संख्या होने पर और विषम संख्या होने पर हम किस प्रकार से माध्यिका की गणना करेंगे। ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए, इन चारों को तुम लोग देखो और अपनी किताब में भी उठा करके देखना कि जो भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उनको सॉल्व करना, ठीक।
आसान बहुत है, लेकिन एक ही चीज इसमें काम करती है, दैट इज प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करोगे तभी वो समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं, हम उन्हें एक बार पढ़ दे रहे हैं। वैसे तो तुम्हें भी लिख करके भेजा हुआ है, तुम लोग उसको देख लेना। पहला क्या है, प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। फिर n के विषम होने पर n+1/2 वाला प्राप्तांक ज्ञात करना होगा और ये मध्यांक कहलाएगा। और n के सम होने पर क्या करेंगे, n/2 वाला प्राप्तांक और n/2 + 1 वाला प्राप्तांक को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, और इस प्रकार से जो प्राप्तांक मिलेगा वो मान क्या कहलाएगा, मध्यांक। ठीक, तो ये इतना था अवर्गीकृत आंकड़ों से किया गया वो क्या कहते हैं, मीडियन का कैलकुलेशन। वीडियो तो हमने कह दिया भेजने को, बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, पता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं। मैम हो रही है, शो कर रहा है। अच्छा चलो तब ठीक है, हो रही है तो बढ़िया है। हम कहा कि बीच में शायद मेरा लीव हो गया था ना। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों से किस प्रकार वर्गीकृत आंकड़ों से किस प्रकार से हम मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे। ये है, इसको तुम लोग अपने में बड़ा कर लेना। ठीक है, तो इसका स्टेप क्या क्या होता है ये हम तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब देखो इसमें कुछ नए टर्म्स तुमको मिलेंगे। पहला है संचयी आवृत्ति और दूसरा है मध्यांक वर्ग। ठीक, तो मध्यांक वर्ग जैसे हम लोग वहां पे ज्ञात करते थे मध्यमान के लिए, शॉर्ट मेथड के लिए कल्पित मध्यमान, उसी तरह से यहाँ पर हम एक वर्ग जो होता है उसको मध्यांक वर्ग कहते हैं। और मध्यांक वर्ग को हम पता करते कैसे हैं, ये चीज पहले देखो तब फिर समझ में आएगी। देखो इसका, ये है सवाल, ये सवाल दिख रहा है सामने, एक वर्ग दिया हुआ है और दूसरे में मैम नहीं दिख रहा है। ओफो, एक मिनट रुक जाओ, इतनी देर से हम सोच रहे हैं, तुम लोग को दिख रहा है? मैम नहीं दिख रहा है। रुको रुको, मैम दिख, अब दिखा? यस मैम स्क्रीन दिखने लगी। ओके, चलिए ये है वर्गीकृत समंगों से मध्यांक ज्ञात करना। ठीक, मीडियन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा, हम ग्रुप डेटा अगर हमें मिलेगा तो हम किस प्रकार से मध्यांक को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो कि सवाल कैसा होगा। ये है कि छात्रों के एक समूह के द्वारा हिंदी परीक्षा में प्राप्त अंक का आवृत्ति वितरण निम्न था, मध्यांक की गणना करो। आवृत्ति वितरण मैंने तुम्हें बता रखा है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और आवृत्ति दी रहेगी।
तो वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है इस फॉर्म में 20, 29, 30, 39, 40। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा वर्ग अंतराल, और ये क्या है, ये है आवृत्ति। ठीक है, इतने में कहीं कोई डाउट तो नहीं होगा, ये तो तुम्हें हमने बता दिया है। मध्यमान निकालते समय भी तुम लोगों ने देखा ये वर्ग अंतराल होता है और ये आवृत्ति होती है। अब वर्ग अंतराल को जैसे सवाल में दिया है एज इट इज उतार लेना है। तो 20 से शुरू करके ये 90 तक गया है, और ये आवृत्ति है। जिस वर्ग में जो आवृत्ति दी गई है उसी वर्ग के सामने उस आवृत्ति को उतार लिया जाता है। तो ये सवाल हो गया। अब इसमें जो इंटरवल है वो 10 का है, और जो संख्या है वो कुल कितनी है, 100। n इज इक्वल टू 100, मतलब ये 100 बच्चों का प्राप्तांक दिया गया है। देखो ये जो लिखा है ना छात्रों के एक समूह, तो समूह कितने बच्चों का है, 100 बच्चों का है। क्यों, हमारे पास n कितना आ रहा है, 100 आ रहा है जोड़ करके। ठीक, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमको निकालना है एक और लाइन हम खींचेंगे ऐसे इस तरीके से, और उसमें हम कर लेंगे CF। CF जो होता है ये कहलाता है संचयी आवृत्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये निकलती कैसे है, ये मैंने तुम्हें बताया था जब हमने क्लास ली थी, उस वाले वीडियो में दिया हुआ है जो कॉलेज में क्लास ली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 2 है, 2 में 8 को जोड़ दिया, 10 आ गया। 10 में फिर से हमने जो है, सॉरी ये 2 और ये 2, 2 8 10, ठीक 10 हाँ 2 8 10, 10 में 12 जोड़ा 22, 22 में 25 जोड़ेंगे तो 47, 47 में 23 जोड़ देंगे तो 70, 70 में 18 जोड़ेंगे 88, 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96, 96 में 4 जोड़ देंगे तो 100। देख लो एक बार अपने से जोड़ करके इसी तरीके से। मैम जो 8 के नीचे 2 है वो वाला नहीं जोड़ा जाएगा? बेटा ये वाला जो 2 है ना, इसको इधर भी लिखा जाता है ना। इस वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है, देखो इसका मतलब क्या है, आवृत्ति का तो मतलब हो गया कि इस वर्ग में कितने आ रहे हैं, है ना। जैसे 30 से 39 वाले में 8 आ रहे हैं, 40 से 49 वाले में 12 आ रहे हैं। अब इसका मतलब है कि यहां तक कुल कितने बच्चे हैं, संचयी आवृत्ति का मतलब है यहां तक कुल कितने बच्चे हैं। जैसे अब 29 नंबर तक केवल 2 बच्चे पा रहे हैं, ठीक है, फिर 39 नंबर तक 29 तक 2 पाए, और 30 से 39 के बीच में 8 बच्चे पाए, तो 39 नंबर तक पाने वाले कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई ना। तो वही चीज है, इधर से जोड़ते हैं, 2 और 8 को जोड़ करके कितना हो गया, 10। अब ये 10 यहां तक पहुंचा था, अब 10 के बाद अगर ये 40 से 49 के बीच में 12 बच्चे पा रहे हैं, तो 39 तक 10 थे और 40 से 49 के बीच में 12 हो गए, तो 49 तक कुल नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 22। तो इसीलिए इसको संचयी आवृत्ति कहते हैं। ये पूरे नीचे से एक साथ लेते हुए ऊपर की तरफ जाता है। और अगर हम यहाँ पे देख लें तो 99 में तो पूरे बच्चे आ गए ना, जितने भी बच्चे हैं। यस मैम। तो कुल बच्चों की संख्या हमारे पास है 100। ठीक, तो यहाँ पर कितनी संख्या आ गई, 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम संचयी आवृत्ति निकालते चले जाते हैं, जिसमें कि आवृत्तियों को नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ते हैं। तो 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 12 जोड़ा 22, 22 में 25 जोड़ा 47, 47 में 23 जोड़ दिया 70, 70 में 18 जोड़ा 88, 88 में 8 जोड़ा 96, और 96 में 4 जोड़ दिया तो 100। ठीक, अब 100 आने के बाद हमें क्या करना है, हमको ये करना है कि जो हमारा n होता है, n को हम 2 से दे देते हैं भाग। और भाग देने पर हम ये देखते हैं संख्या कितनी आई। ठीक, अब यहाँ 100 है, 100 को 2 से भाग दोगे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। अच्छा ये बताओ, जितने बच्चे हो उनमें से किसी और की भी क्लास है क्या? नो मैम। किसी और सब्जेक्ट की क्लास तो नहीं है ना अभी, तो हम इसको कंटिन्यू कर लें, खत्म कर दें इसको। यस मैम। यस मैम। वजह से तो जिसकी है फिर वो लीव कर दे। ओके।
मैम वीडियो सेंड कर देंगी ना? हाँ बेटा कर देंगे, अगर रिकॉर्डिंग हो रही तो जरूर कर देंगे, नहीं होगी तो फिर बना के कर देंगे। चलो ओके मैम, थैंक यू मैम। एक मिनट रुको बेटा। हेलो, यस यस मैम। मैम। चलो ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो वर्ग है, इसमें वर्ग अंतराल 10 का मिल गया, n मिल गया 100। अब इसके बाद हम 100 को 2 से भाग दे देते हैं, तो भाग देने पे हमें मिलता है 50। ठीक है, तो जो ये हमको एक मध्यांक वर्ग इसमें सेलेक्ट करना होता है। ये मध्यांक वर्ग उसी वर्ग को कहेंगे जिसमें हमारी 50वीं संचयी आवृत्ति आएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो 47 है, ये 50 से कम है, दिख रहा है? 50 से कम यस 47 मैम। ही है, तो हमको Yes, चाहिए 50। तो 50 वाली आवृत्ति इसमें आएगी, 60 से 69 में, है ना? 60 से 69 में, तो यस इसमें मैम। 50 आ गई, तो ये कहलाएगा मध्यांक वर्ग। अब देखना, इसके बाद हमको इसी में से कुछ वैल्यूज लेनी होती हैं। ठीक है, तो अब वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं वो देखो, इसमें से तुम्हें दिखेगा। इसमें ये जो सूत्र है मध्यांक का, मध्यांक को एमडी से शो करते हैं, मीडियन, ये बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बी अपॉन एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें देखो L जो है, L होता है ये जो मध्यांक वर्ग है तुम्हारा, ये मध्यांक वर्ग, इसकी जो निम्नतम सीमा होती है, जो छोटी वाली सीमा होती है, उसको हम कहते हैं L, और इसमें से भी हम 0.5 घटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 60 है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू हम लिखेंगे 59.5। ठीक है, ये केवल अभी प्रोसेस समझ लो, इसको जब और सवालों के थ्रू लगाओगे तब तुमको इसका एक प्रैक्टिस बनेगा। लेकिन L क्या होता है? लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में भी हम 0.5 कम कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 59.5। फिर दूसरी जो चीज तुम्हें चाहिए वो क्या है? वो है n बाई 2। हाँ बताओ। मैम 50 होगा n/2। हाँ, वो तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट कर लिया ना, 50। Yes. ठीक है, फिर सी एफ बी, सी एफ बी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर। हाँ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर जो है, इसका मान है 47। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ग, मध्यांक वर्ग, और इससे ठीक पहले की संचयी आवृत्ति कितनी है? 47। ठीक, तो इसका मान आ गया 47, और उसके बाद हमें चाहिए एफ, मध्यांक वर्ग की आवृत्ति, ये कितनी है? 23। ठीक, तो मध्यांक वर्ग की आवृत्ति कितनी है? 23। ये चीज दिखी? तो Yes, जितनी ma'am. वैल्यूज हमें चाहिए थी वो हमको इसी वर्ग से मिलती हैं। केवल एक चीज हमको अपने आप पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो है संचयी आवृत्ति, है ना? तो संचयी आवृत्ति को जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमको ये वैल्यूज यहीं से मिल जाती हैं। ये जो वर्ग है इसकी निम्न सीमा हम लेते हैं और उसमें से 0.5 घटा देते हैं, इससे नीचे की संचयी आवृत्ति लेते हैं CFB, F है इस वर्ग की संचयी आवृत्ति, और वर्ग विस्तार है, होता है I, जो यहाँ पर कितना है? 10। तो इसके जो स्टेप्स हैं इसको हम एक बार रीड कर रहे हैं, देखो।
वर्गीकृत समंकों से मध्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी वर्गों की संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। फिर देखो कि n/2 भी संचयी आवृत्ति किस वर्ग में स्थित है। इस वर्ग को हम कहेंगे मध्यांक वर्ग। अब मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा L को ज्ञात किया जाता है। जो 0.5 घटा के हम लोग वैल्यू लिखते हैं उसको कहते हैं वास्तविक निम्न सीमा। फिर मध्यांक वर्ग की आवृत्ति F को ज्ञात करते हैं। उससे ठीक नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति CFB को लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल I को लिख लेते हैं, और फिर उसका सूत्र जो है मध्यांक का वो ये दिया हुआ है, मध्यांक या मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CFB अपॉन F इंटू I। ठीक है, अब यहाँ इसका हम लोग लिख देते हैं ये मीनिंग क्या क्या है। एग्जाम में भी तुम लोग सूत्र के साथ साथ मीनिंग लिखोगे कि क्या इसका अर्थ है। फिर उसके बाद उसमें हम लोग रखते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो इस सवाल में मैंने तुम्हें बताया ना कि वैल्यूज कहाँ कहाँ से आई हैं। समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? नहीं तो फिर बताएं। मैम आ गया। ठीक है, एक बार अपने आप भी करना। देखो अब उसमें हम एक बार तुम्हें फिर बता ही दे रहे हैं। ये वर्ग विस्तार है, सवाल में दिया रहेगा, ये आवृत्ति है, सवाल में दी रहेगी, और फिर इसको जोड़ करके हम संचयी आवृत्ति निकाल लेंगे। संचयी आवृत्ति निकालने के बाद n को 2 से भाग देंगे और ये देखेंगे कि n/2 वाली आवृत्ति किस में आ रही है। यहाँ पर जिस वर्ग में वो आएगी उसको हम कहेंगे मध्यांक वर्ग। अब उसकी निम्न सीमा जो होगी L, उसको हम लिख लेंगे। फिर उससे नीचे की जो संचयी आवृत्ति है उसको लिख लेंगे और मध्यांक वर्ग की आवृत्ति लिख लेंगे, वर्ग विस्तार लिख लेंगे। फिर उसको हम फॉर्मूले में रख देंगे। अब L की जगह रख दिया 59.5, n/2 की जगह पे रख दिया 50, CFB कितना है 47/23 गुणित 10। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। तो तुम लोग खुद से इस सवाल को लिखना और लिखने के बाद कैलकुलेशन करना। अगर मान लो कैलकुलेशन करने पर आंसर सही नहीं आ रहा है तो फिर उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ क्या गलती हो रही है। ठीक है, फिलहाल प्रोसेस में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मैम ये जो लिखा है मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा L 595। नहीं बेटा, दशमलव भी है, बहुत छोटा सा है इसलिए दिख नहीं रहा है तुमको। 60 है वहां पे, ये मध्यांक वर्ग है, ये वाला, ये इसकी उच्च सीमा है, ये इसकी निम्न सीमा है ना। तो 60 में से जब 0.5 घटाओगी तो वो 59.5 ही मिलेगा ना, 59.5। यस मैम। यस मैम। है ना, तो वो वही है, लेकिन अब पॉइंट इतना छोटा सा है वो कि वो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। यस मैम, इसलिए 595 दिख रहा है। नहीं, नीचे वाला दिख रहा है जहाँ पे उसमें लिखा गया है फॉर्मूले में। ठीक है, और कोई सवाल? तो अब आज तुम लोग इसको पहले प्रैक्टिस करो बैठ करके, मध्यमान और मध्यांक दोनों लगाओ। फिर अगली क्लास में इन दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम लोग बढ़ेंगे फिर बहुलांक की तरफ, मोड की तरफ। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, फिर आज की मीटिंग ओवर करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।